हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी भाग 2 का पार्ट 3 यानी हिमालय की बेटियां पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यदि आप लोग इस पार्ट को नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है इसमें इसके लेखक नागार्जुन हैं, जो अपनी मतलब उन्होंने नदियों को देख करके नदियों को बेटी के समान माना है, यानी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है यहाँ पे। तो वे जो है नदियों को बेटी मानते हैं, हिमालय को नदियों का पिता मानते हैं। समुद्र में जाकर के नदियां मिलती हैं तो उसे उन्होंने उसका दामाद माना है, यानी हिमालय का दामाद माना है। वो कहते हैं कि जिस तरह से स्त्रियां जो है सजी सवरी शांत स्वभाव की होती है, नदियां भी ठीक उसी तरह से होती है। यानी उन्होंने प्रकृति का पूरी तरह से मानवीकरण किया है। यदि आप पाठ को नहीं देखे हैं, सरल भाषा में मैंने बिल्कुल समझा रखा है, जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं, ये हम लोग कल देखे थे। आइए अब हम यहाँ देखते हैं कि फ्रेंड्स, नदियों को माँ बहुत पहले से माना जा रहा है, लेकिन लेखक नागार्जुन जो है यहाँ नदियों को माँ के स्वरूप तो मानते ही हैं, माना ही गया है, लेकिन वे जो है नदियों को अब नदियां अपने जल से माँ के समान हमारा क्या करती है, पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है। लेकिन नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी, बहन के रूप में देखा है। लेकिन नागार्जुन ने उन्हें क्या बेटी कहते हैं, प्रेमिका कहते हैं, प्रेयसी कहते हैं और बहन के रूप में देखते हैं। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है, यानी हिमालय की बेटियां पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता क्या बताई गई है। तो फ्रेंड्स, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी बेटियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता या महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा जाता है। नदी का पुल्लिंग जो है फ्रेंड्स नद होता है। नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियां का संगम भी होता है। कौन सी दो नदियां? सिंधु और ब्रह्मपुत्र में। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में सारी नदियों का फ्रेंड्स संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से इनकी महत्ता जो है, कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ऐसी नदी है जो हिमालय के पिघले हुए बूंद से, एक एक बूंद से जो है वो निर्मित हुई है। ठीक है। इनका रूप विशाल और विराट है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो रूप है वो क्या है? वो विशाल है, बहुत विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों के हाथ थामने पे क्या करता है? गर्व महसूस करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? गर्व महसूस करता है। सागर जो है, समुद्र जो है, इन दो बेटियां यानी हिमालय की दो बेटियां यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ थामने पे समुद्र जो है क्या करता है? गर्व महसूस करता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कलेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है फ्रेंड्स। यदि मैं कल के चैप्टर में बताई हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लोक माता कहते हैं, नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष भूमिका निभाता है। जल के बिना फसल कृषि नहीं होगी, इसलिए नदियां माता के समान क्या है? पूजनीय है, पवित्र है एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता फ्रेंड्स। प्लास्टिक कचरे जितना भी है हमारे यहाँ के, वो तो सारे नदी में ही जाते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए। परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है। कौन? नदियां।
जैसे अपने नलायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है, ठीक उसी तरह से काका कलेरकर ने कहा कि नदियां को माँ के समान कहा है, क्योंकि समान विशेषताओं के कारण भी उन्हें लोक माता का दर्जा दिया जाता है। कि माँ और नदी का विशेषता जो है फ्रेंड्स समान है। जिस तरह से माँ जो होती है अपने नलायक पुत्र का भी पालन पोषण भरण पोषण करती है, उसी तरह नदियां जो है, हम लोग क्या है, कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, नदी में जाते हैं, नदी का जल दूषित होता है, फिर भी नदी जो है हमारा भला करती है, यानी माँ के समान है, यानी वो भी लोक माता है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? लेखक जब हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो वहां पे किन किन यानी किसका किसका प्रशंसा किए हैं? हिमालय की यात्रा में लेखक जो है हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियां, बर्फ की ढकी पहाड़ियां, पेड़ पौधे से भरी घाटियां जैसे देवदार, चीर, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जलों की प्रशंसा किए हैं। नेक्स्ट जो है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव है, ये आप अपने अनुसार लिखेंगे, क्योंकि ये जो लेख जो है नागार्जुन ने 1947 ईस्वी में लिखा है। उसके बाद से नदियों में बहुत सारा चेंज देखने को मिला है, इसे आप अपनी भाषा में लिखेंगे, हम बता रहे हैं। वैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण क्या है, खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। मैंने मैदानी क्षेत्र में आते आते नदियां इतनी गंदी हो जाती हैं कि नदियां का जल स्वच्छता का नामो निशान भी नहीं रह जाता है उसमें। गंगा जमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण है। से अभी कुंभ का मेला हुआ था लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखा होगा, सारी दुनिया पाप धो ली थी। नदी का पानी क्या स्वच्छ रहेगा? उतना बार यदि उसमें गंदगी फैलेगी तो कुछ धर्म के नाम पर, कुछ कर्म के नाम पर नदियों का जल जो है दूषित हो रहा है। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। अपने संस्कृत शिक्षक से आप पूछ के लिखिएगा कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। मैं जो लिखी हूँ उसका आंसर आप लोग ऐसे लिखेंगे कि हिमालय देवताओं में वास करता है होने के कारण हिमालय को देवात्मा कहा जाता है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज, वहां पे मैसेज कीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी भाषा की बात, यानी भाषा की बात। यहाँ पे फ्रेंड्स भाषा यानी ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अपनी बात कहते हुए लेखक अपने समानताएं प्रस्तुत की। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें, संभ्रांत महिलाओं की भांति वे प्रतीत होती हैं। दादी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। कौन कहता है? लेखक नागार्जुन। अब अन्य यहाँ पे क्या अपनी भाषिक समानताएं, हाँ, इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे कि सचमुच दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगती हैं। दादी माँ चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं, वहां पे लिखा हुआ है जब दादी माँ उस रमी चाची आती है उनकी बेटी के लिए पैसे को माफ कर देती हैं कि 2-4 रुपए के लिए जगह हसाई ना हो, बेटी के ब्याह में सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वहां पे दादी माँ क्या है, साफ भ्रष्ट देवी सी लग रही है, लेखक कह रहे हैं। उसके डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे। यदि उस चैप्टर को भी आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। फ्रेंड्स एनसीईआरटी का यही खूबी है कि जब आप पीछे के चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आगे के चैप्टर भाषा की बात में थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप सीरियल वाइज देखिएगा। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। बच्चे ऐसे सुंदर हैं जैसे सोने के सजीव खिलौने से लगते हैं। यहाँ है ना, अन्य पाठों के ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखकर कक्षा को सुनाइए और उन पे सुंदर प्रयोग अपने कॉपी में लिखिए। इसे आप किसी और पाठ में पढ़े हैं उससे ला करके यहाँ पे इसका आंसर बनाना है आपको। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे लगते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं, सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है।
संध्या को स्वप्न की भांति गुजारा देते हैं। ये आप अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही लिखें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से सजीव वस्तुएं भी मानव जीवन जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इस पाठ से इस तरह के उदाहरण ढूंढिए। इस पाठ से उदाहरण को ढूंढ करके आपको खुद लिखना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदियां सम्राट महिला की भांति प्रस्तुत होती हैं, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होगी, लेखक ने कहा है। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। ऐसे आप कुछ और भी लाइन लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। और यहाँ पे विशेष यानी संज्ञा, पिछली कक्षा में आप विशेषण के और उसके भेदों का परिचय प्राप्त कर चुके होंगे। यहाँ पे विशेषण और विशेष का मिलान करना है, जैसे संभ्रांत, वर्षा, यहाँ दे रखा है अलग अलग फ्रेंड्स। इसका उत्तर ऐसे होगा, संभ्रांत कौन होगी, महिलाएं होगी। चंचल कौन होगा, नदियां होगी। समतल कौन होगा, आंगन होगा, समतल यानी बराबर। घना कौन होगा, जंगल होगा। मूसलाधार क्या होगी, बारिश होगी। यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग, द्वंद्व में और छुपा होता है, उसी का प्रयोग किया गया है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास थे, राजा और रानी पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किए हैं। खोज कर वर्ण क्रम में लिखें, शब्द को शैली में लिखिए। जैसे छोटी का क्या होगा फ्रेंड्स, बड़ी होगा। दुबली का क्या होगा, पतली होगा। भाव का भंगी होगा। माँ का बाप होगा। माँ और बाप, भाव और भंगी। नीचे है नदी को उल्टा लिखने को दीन होता है, जिसका अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जैसे नौ का वन, राम, नौ, अब व लिखा हुआ है ना, तो इसका व और नौ ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम का क्या हो जाएगा, म रम्य की मतलब रा, मरा। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मरा जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। राही का क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसे नापा तोला जोखा जाता है। धरा, धरा का क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। राधा पार्टिकुलर नेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है हमारा नामी, नामी का क्या हो जाएगा, मीना। ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम का दूसरा रूप बेत्रावती है। नीचे दिए गए शब्दों में ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखें। इन नामों के अन्य रूप को ढूंढ करके हमें लिखना है। तो जैसे सतलुज, सतलुज का क्या हो जाएगा, सतद्रुम हो जाएगा। झेलम का क्या हो जाएगा, बितस्ता हो जाएगा। रोपर का क्या हो जाएगा, रूपपुर नाम हो गया। अजमेर जो है अभी अजमेरू था। बनारस का बनारसी हो गया। बिपाशा का चिनाव हो गया। या पाठ पढ़ाए हैं हम बहुत अच्छी तरह से, आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती थी। उपयुक्त पंक्ति में ही का प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में हम शायद यह बात न आ सके। इस प्रकार नकारात्मक प्रश्न वाले कई बार आए हैं शब्द, अर्थ का में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्य में समान 3-3 उदाहरण सोचिए और अपने मन से लिखिए। हमने लिखा है, आप अपने मन से लिखिएगा। जैसे ही वाले प्रयोग और ही का प्रयोग अर्थ नहीं रहते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, ही नहीं रहते हुए भी।
आप वैसे लिखेंगे, इसका आंसर हमने किया है, आप मुझे अपने मन से करके कमेंट में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम एनसीईआरटी 6 to 12 करेंगे पूरा। आप मुझे पहले कौन से क्लास का चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, इसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।